नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की, जिसमें आरजेडी का उत्साह है, वाम दलों का साथ है, महागठबंधन से कांग्रेस साफ है। जेपी आंदोलन के नाम पर नई राजनीति है, नीतीश सरकार पर दबाव की रणनीति है। यानी महागठबंधन तो बहाना है, नीतीश पर सीधा निशाना है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी हां, अब वो नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत आरजेडी कल नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। कहने को तो आरजेडी महागठबंधन के बैनर तले ये काम करने जा रही है, लेकिन उस बैनर और पोस्टर से कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। जो कांग्रेस आरजेडी के साथ कभी सरकार में थी, वो कांग्रेस न सिर्फ आरजेडी के मन से बल्कि पोस्टर से भी अब गायब है। बेमन से आरजेडी ने लेफ्ट को तो साथ में जरूर रखा हुआ है, लेकिन उसी लेफ्ट ने, आपको याद होगा, 2 दिनों पहले आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के साथ एमएलसी इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था। यानी आरजेडी सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहा है। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा आरजेडी पर हमला बोलते हुए ये कहते नजर आए, उनकी तरफ से यह हमला किया गया और उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन शब्द का प्रयोग आरजेडी ना करे तो बेहतर होगा। ये बड़ा बयान इस वक्त देखिए, सम्मेलन में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। देखिए ये बड़ा इस वक्त जानकारी भी इसे कही है और आरजेडी से कोई न्योता मिला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन जैसी कोई चीज बची नहीं है। आरजेडी ने पहले ही चुनाव में गठबंधन को तोड़ दिया है। कांग्रेस का इस सम्मेलन में भाग लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। महागठबंधन शब्द का अब प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। आरजेडी ने जब खुद ही गठबंधन तोड़ दिया, पिछले विधानसभा के 2-3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, विधान परिषद नगर निकाय क्षेत्र से चुनाव हुए, अभी विधान परिषद के उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की, तो कहीं कोई कंसल्टेशन तो हुआ नहीं। तो महागठबंधन शब्द का प्रयोग आरजेडी न करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रेमचंद मिश्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस महागठबंधन शब्द का इस्तेमाल अगर आरजेडी की तरफ से ना किया जाए तो ये ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा, ये ज्यादा सही होगा। और इसके पीछे का अर्थ और भावार्थ भी समझिए। सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि बिना कांग्रेस के महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मान और मतलब भी नहीं है। लेकिन यही महागठबंधन शब्द इस वक्त आरजेडी की तरफ से जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल सरकार पर प्रहार करने के लिए रिपोर्ट कार्ड के जरिए संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर 5 जून को होने वाले महागठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने खुद को इससे अपने आप को अलग बताते हुए महागठबंधन के शब्द और इसके इस्तेमाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। 5 जून को होने वाले गठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन में जो रिपोर्ट कार्ड सरकार के खिलाफ पेश किया जाना है, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। जी हाँ, कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है और इसमें शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। आरजेडी भले ही इसे महागठबंधन का नाम दे रही हो, लेकिन कांग्रेस जो है उसे इस शब्द से ही सख्त नाराजगी है। कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार में कांग्रेस है ही नहीं और ये गठबंधन चुनाव के दिनों में ही टूट गया था, तो महागठबंधन किस बात का। लेकिन देखिए, उसके कई नाराजगी के कारण है। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक उसके पास कोई आमंत्रण पत्र जो है वो नहीं दिया गया है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आप देख रहे हैं कि इस पोस्टर में जो पोस्टर चारों तरफ लगाए गए हैं, उसमें कांग्रेस के किसी भी चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। इसमें आरजेडी के, सीपीआई के, माले के तमाम चेहरे शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस को कोई शामिल नहीं किया गया है।
तीसरी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि जो आयोजक महागठबंधन रखा गया है, उसका कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन जैसी कोई शब्द ही नहीं बची है और आरजेडी को इसका प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है 5 जून संपूर्ण क्रांति के दिवस के दिन रखा गया है, और जिसमें जेपी ने यह आंदोलन शुरू किया था। और आपको बता दूं कि जेपी का यह आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, तो ये भी एक ढंग से एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस जो है इससे दूरी बना रही है। ये पूरा कार्यक्रम 5 जून को है, जहां पे आरजेडी, माले, सीपीआई तमाम लोग मिलकर सरकार के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है उन्होंने इससे बाहर रहने का फैसला किया है और इस पूरे आयोजन पर ही सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसीलिए अब सवाल भी उठता है कि महागठबंधन में आखिर गांठ कितने हैं। इस गांठ को लेकर के खुद महागठबंधन का हिस्सा कभी रहे कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी ही आरजेडी है। अब आरजेडी सरकार में थी तो कांग्रेस भी उसके साथ सरकार में थी, लेकिन यहां अब के अगर परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कांग्रेस मन से तो उतर ही गई, पोस्टर से भी अब गायब हो चुकी है। जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक से पहले आरजेडी ने जो अपनी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी, वो वक्त भी आपको याद होगा, उसमें भी कांग्रेस पूरे तौर पर शामिल नहीं हुई। जिस माले के साथ मिलकर कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, उस लेफ्ट को पोस्टरों से उतारने की मजबूरी क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भले इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, आरजेडी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कर रही हो, लेकिन जिस महागठबंधन के सम्मेलन के साथ इसे रखा जा रहा है उस पर, उसके औचित्य पर खुद कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या इस सवाल का जवाब आरजेडी के नेताओं से, तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपके इस महागठबंधन के सहयोगियों में, महागठबंधन में कौन कौन से सहयोगी, क्या उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब इस महागठबंधन से कांग्रेस बाहर है? जी बिल्कुल, देखिए महागठबंधन शब्द जो है वो इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। सबसे पहले ये जानिए कि महागठबंधन की जो परिकल्पना हुई थी वो बीजेपी सरकार के खिलाफ, जिसमें नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस सहित तमाम वाम दल शामिल थे। और जदयू की पार्टी तो सरकार बदलने के समय ही बाहर हो गई। अब जब कांग्रेस भी अपने आप को इससे किनारा कर लिया है तो उनका कहना है कि अब महागठबंधन जैसे शब्द का प्रयोग भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जो तेजस्वी हैं उन्होंने साफ तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया है और उनका कहना है कि महागठबंधन तरफ से जो है ये आयोजन हो रहा है और आयोजनकर्ता का नाम भी महागठबंधन रखा गया है। लेकिन रवि सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि कल की तारीख का चुनाव किया गया 5 जुलाई संपूर्ण क्रांति दिवस, जो कि खुद कांग्रेस के खिलाफ शुरू किया गया था। वो कांग्रेस आज भले ही अपने आप को अलग रख रही हो, लेकिन आरजेडी ने उसे अलग कर दिया। क्या इसे भी एक स्ट्रेटेजिकल मूव माना जाए कि आपके खिलाफ चूंकि शुरू किया गया था इसलिए भी आप साथ नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और कांग्रेस की जो नाराजगी है इन वजहों से भी है। देखिए, आरजेडी की कोशिश इस बात की है कि सरकार के खिलाफ जब 5 जून को यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी ने कहा है कि डाटा के साथ पेश करेंगे, वहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि सारे दल जो है वो पूरा विपक्ष एकजुट होकर के जो है वो सरकार पर हमला बोल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस जो है वो इससे बिल्कुल बाहर अपने आप को रखी हुई है। जबकि सबसे बड़ा कांग्रेस के परेशानी इस बात को है कि जो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत ही हुई थी कांग्रेस सरकार, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके खिलाफ, वैसे में आज के दिन को चयन करना ये कांग्रेस को एक चिढ़ाने जैसी बात है और यही एक कारण है कि कांग्रेस ने अपने खुद को भी अलग कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि एकजुटता दिखाई जाए और ये लगता है कि माले, सीपीआई और आरजेडी जो है ये तीनों मिलकर के ही इसे ही महागठबंधन मान रहे हैं। बिल्कुल रवि, एक पॉलिटिकल एक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो चूंकि जेपी आंदोलन से ही निकले हुए नेता हैं, लालू
प्रसाद इस वक्त वो बाहर भी हैं, पटना में ही उनकी मौजूदगी है और उनकी अगुवाई में कल ये रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। तो इस तारीख को और इस मूव को भी हम क्या इस पॉलिटिकल एक्टिवनेस के तौर पर लालू प्रसाद की देख लें, अब आरजेडी की देखें हम? जी बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए बदलते राजनीति में जो है ज़रूरत के हिसाब से गठबंधन भी बनता है और गठबंधन टूटते भी हैं, और वो कई बार से देखा भी गया है। लेकिन 5 जून जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है, और जहां से तमाम जो अभी के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या लालू प्रसाद यादव हो, तमाम उस आंदोलन के ही पैदाइश हैं। तो एक ढंग से कहें कि ये इस दिन को आरजेडी ने चुना है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस, लेकिन जिन विषयों का चयन किया गया, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार का मुद्दा हो, इन तमाम विषयों पर जिस महागठबंधन के शब्द का इस्तेमाल कर विपक्ष अपनी मजबूती और एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके खुद की मजबूती पर सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से, और ये सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि जब ये गठबंधन कह रही है, आरजेडी कह रही है कि तमाम मुद्दों पर कल सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और महागठबंधन की तरफ से, लेकिन महागठबंधन जैसी कोई बात जो है वो बची नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले चुनाव में हमने देखा था, उपचुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो या फिर जो भी अभी हाल के दिनों में चुनाव हुए हैं, उसमें जो दूरियां हैं वो साफ दिखाई पड़ी हैं। और सिर्फ दूरियां ही नहीं बल्कि अब तो तल्खी आ गई है इन तमाम दलों के बीच में। अभी जो है कांग्रेस पूरी तरह से अलग है, और आरजेडी ने कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी कोशिश की है कि वो अब कांग्रेस को अलग करके ही अपनी राह जो है वो देख भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसे ही कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई 5 जून की तारीख के चयन, और इस चयन में महागठबंधन शब्द का इस्तेमाल, जो कि कांग्रेस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रहार भी आरजेडी का नजर आता है। सरकार पर सवाल तो बाद में होंगे, खुद कांग्रेस अब सवाल जरूर पूछ रही है। रिएक्शंस क्या कुछ हैं, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई, वो भी जरा सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कभी भी जनहित और राजहित के मुद्दे पर समझौता नहीं किया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार किस तरह से काम कर रही है, और इसी को लेकर के संपूर्ण क्रांति दिवस यानी कल 5 जून को महागठबंधन की ओर से रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें सरकार के कार्यकलाप और उसके विफलता का पूरा रिपोर्ट होगा। तेजस्वी यादव अपने सहूलियत के अनुसार बिहार में राजनीति और राजनीतिक गठबंधन करना चाहते हैं, जो कतई भी संभव नहीं है। राजनीतिक गठबंधन विश्वास और सिद्धांत के ऊपर होता है, और इन दोनों चीज़ों में तेजस्वी यादव बहुत ही कंजूस नजर आते हैं। इसलिए बिहार में कांग्रेस किसी भी तरीके के गठबंधन में शामिल होने से पहले बहुत बार सोचने के लिए मजबूर है। राजद की संस्कृति रही है घटक दलों और घटक दलों के नेताओं को अपमानित करना। जिस तरह की नूरा कुश्ती देखने को मिली है, पहले भी यह महागठबंधन नहीं बल्कि महाठग बंधन ही था। क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दम, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बने फिरते थे ये लोग। और अब तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम करने जा रहे हैं महागठबंधन के बैनर तले। बिहार की जनता को ये लोग गलत मैसेज देना चाहते हैं। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की गोली का शिकार बने पूर्णिया के मजदूर दिलखुश का शव उसके पैतृक गांव लादूगढ़ पहुंच चुका है, और शव के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्रंदन की आवाजें सुनी जा सकती हैं। शव के पहुंचने के साथ मातम जैसे पसर गया हो। लोगों ने इस पर नाखुशी भी जाहिर की। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर लोग मांग करते हुए भी नजर आए। लोगों को जैसे इसकी जानकारी हुई, सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखिए, मौके पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शव के साथ बनमनकी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, डीएसपी और बीडीओ सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। दिलखुश 15 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में पंजाब से कश्मीर गया था, जहां आतंकियों ने उसे गोली मार दी। जिस टाइम इसका गोली लगा था
5 मिनट उसके बाद फ़ोन किया है हमको। फ़ोन रखा तो मैं वो वाला खाना बनाने जा रहा हूँ। खाना बनाने गया, बस बाहर में ये बैठा था, आया सीधा बाइक से मुंह में जाबी लगा था, सीधा गोली मार दी। एक पंजाबी था, उसको हाथ में गोली लगा तो दिख गया नीचे। उसको एक गोली मारा तो छिप लिया, दूसरा गोली यहाँ पे लग गया। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर शराब की जांच करने गई पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस और एएलटीएफ की टीम के ऊपर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। सब इंस्पेक्टर संतोष का इस दौरान सिर फट गया है, जबकि 4 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में 11 लोगों के ऊपर नामजद और 125 अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया है। मंझौलिया के करमवा वार्ड संख्या 1 की ये घटना, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी। शराब की सूचना के बाद जैसे ही पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है, पुलिस टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। शराब माफियाओं ने, शराब तस्करों ने ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को आगे कर दिया और इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। 11 नामजद और 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना के एआरटी टीम और थाना के गश्ती दल के द्वारा करमवा वार्ड नंबर 1 में टीटी के जांच हेतु गई टीम पर वहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया और जांच को प्रभावित किया गया। इस मामले में एक सिपाही को भी चोट आई हुई है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी संख्या है 393/22। इसमें कुल नामजद 11 अभियुक्तों को बनाया गया है और अज्ञात 100 से 125 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। और दानापुर के फुलवारी शरीफ में बाइक सवार अपराधियों ने जेटीयू नेता नूतन सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि हमले में जेटीयू कार्यकर्ता बाल बाल बच गए हैं। अचानक हुई गोलीबारी से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। अपराधियों ने उस वक्त गोली चलाई जब जेडीयू नेता जो हैं वो स्कॉर्पियो में सवार होकर कहीं जा रहे थे। हालांकि बाल बाल उनकी जान बची है। जेडीयू नेता ने स्थानीय थाने में इसे लेकर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है और इस पूरे घटना के पीछे वजह जो बताई जा रही है वो जमीन का विवाद बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे गोलियां जो हैं वो गाड़ी को छेदती हुई बाहर निकल गई। बाल बाल इसमें बैठे हुए जेटीयू नेता बचते हैं। जमीन का विवाद इसके पीछे वजह सामने आ रही है। झुपाड़ तक अपने गांव पर गए हुए थे। जमीन पर हमारा फसल कट रहा था, गेहूं का फसल कट रहा था। इसी क्रम में जब लौटने लगे तो गाड़ी पर जैसे ही बैठे 4 के संख्या में 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधी पीछे से फायरिंग करने लगे और गोली हमारे गाड़ी पर पूरा 7-8 राउंड गोली चलाए। और गया से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जी हां, सोनू मामले में सीएम ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 की ये खबर का बड़ा असर, जिसमें सोनू के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से संज्ञान लिया गया है। सोनू के शव को भारत लाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त, जिसमें न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया जाता हुआ, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हुए, बताते चले आपको, सोनू रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। जुलाई महीने में उसे वापस भारत आना था मेडिकल की पूरी पढ़ाई होने के बाद, लेकिन उससे पहले ही 24 मई की तारीख को 8वीं मंजिल से गिरने की वजह से सोनू की मौत की जानकारी पहुंच जाती है। सोनू के शव को रूस से वापस लाने की मांग की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और अब उसका बड़ा असर। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर 8 किलो सोना लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है। 5 से ज्यादा की संख्या में अपराधियों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। लूटकांड में डकैती के केस दर्ज किए गए हैं। सीआईडी और एफएसएल की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी।
आपको बताते चले 8 किलो सोना लूट के इस मामले में एक बार फिर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी। अब इस पूरे मामले में अपराधियों की संख्या की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हो चुकी है। 5 से ज्यादा के अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए सीआईडी की टीम और एफएसएल की टीम जुट गई है। और अब ऐसे में सोना लूटकांड के ट्रेंड को समझना जरूरी है। 19 जून 2019 की तारीख जब पटना के पौष इलाके आशियाना दीघा रोड स्थित पंचवटी रत्नालय में करीब 5 करोड़ के सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहां भी पहले 2 अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचते हैं। लाइन क्लियर होने का इशारा किया जाता है और 4 की संख्या में और अपराधी पहुंच गए। गार्ड को सीधे दुकान के अंदर ले जाया जाता है। दुकान में मौजूद सभी लोगों को बंधक बनाया गया। दहशत फैलाने के लिए मारपीट की जाती है। हालांकि कोई फायरिंग यहां नहीं की गई थी। सबसे बड़ा सोना लुटेरा रवि पेशेंट 3 साल से फरार बताया जा रहा है। 3 साल बाद उसी ट्रेंड पर पटना में फिर 4 करोड़ के सोने की लूट को अंजाम दे दिया जाता है। सोना लूट के इस ट्रेंड को देखकर सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि पहले 2 बदमाश आईआईएफएल की ब्रांच में पहुंचते हैं, यानी कि रेकी की जाती है। सारी स्थितियों को देखा समझा जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बदमाश एक बार फिर से अंदर घुसते हैं। बदमाशों ने गार्ड को अंदर ले जाकर बंधक बनाया और एक बार फिर फायरिंग की कोई घटना यहां नहीं होती है ताकि आवाज ना हो, बाहर इसे लेकर किसी को जानकारी या भनक ना हो। इस बार भी गार्ड को अंदर ले जाया जाता है, मारपीट की जाती है। पटना पुलिस पंचवटी रत्नालय से लूट के मामले के मुख्य आरोपी रवि पेशेंट को 3 सालों से गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब से उस वक्त से लेकर अब तक की अगर बात करें तो लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं। दूर दराज के इलाकों को छोड़ दीजिए, राजधानी पटना की बात करते हैं। लूट की सभी घटनाएं एक ही ट्रेंड पर हो रही हैं, जिससे वारदात में रवि गैंग के शामिल होने की शंका जो है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। पटना पुलिस का 3 साल से अपराधी को नहीं पकड़ पाना भी अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा करता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।